ड्रामे की शुरुआत प्रोफेसर जियांग से होती है, जो कि क्लास लेने के लिए क्लासरूम में इंटर करता है, जिसे देख करके सभी लड़कियां पागल हो रही थी। वहीं जेनी भी उसे देख करके शर्माया जा रही थी। जेनी पढ़ाई के साथ साथ रोमांटिक नॉवेल भी लिखा करती थी और उसके नॉवेल का हीरो प्रोफेसर जियांग ही था। मगर इस कहानी में एक ट्विस्ट है, जहाँ हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि प्रोफेसर जियांग और जेनी शादीशुदा थे और वो दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे, जहाँ उन दोनों की फैमिली वाले उनकी शादी करवा देते हैं। मगर जियांग इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं था, क्योंकि जेनी उसके लिए एक अनजान लड़की थी। अब प्रेजेंट टाइम में जेनी को पता चलता है कि जियांग उसका प्रोफेसर है, इसीलिए वो दोनों अपनी शादी को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं और क्लास में किसी को भी नहीं बताते हैं कि वो दोनों कपल हैं। प्रेजेंट टाइम में जेनी यही सब सोच करके काफी खुश हो रही थी और अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हुए नॉवेल को लिख रही थी। तभी जियांग की नजर उस पर पड़ती है और वो जेनी से कहता है कि मेरे क्लास में कुछ और करने की परमिशन नहीं है, इसीलिए मेरे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। ये सुनकर के जेनी फौरन से लैपटॉप नीचे रख देती है और लेक्चर सुनने लगती है। पर थोड़ी देर में जेनी बोर होने लगती और अपनी आंखें बंद करके नॉवेल की कहानी के बारे में सोचने लगती है। तभी जियांग की नजर उस पर पड़ती है और जियांग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि बताओ कि मैं भी किस टॉपिक पर लेक्चर दे रहा था। इतने पर जेनी का दोस्त उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर जेनी तो अपने नॉवेल में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कहाँ कुछ समझ में आने वाला था, इसीलिए वो गलत सलत बताने लगती, जिसे सुनकर के सारा क्लास हंसने लगता है। ये देख करके जेनी को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो सोचती कि आखिर ये प्रोफेसर इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, जो कि मेरी बेइज्जती करने पर तुला हुआ है। जियांग उसके मन की बातें सुन लेता है और उसे बैठने के लिए कह करके वहाँ से चला जाता है। अब क्लास ओवर होने के बाद में जब वो घर जाती तो अचानक से जियांग को देख करके हैरान हो जाती है और मन में सोचने लग जाती कि प्रोफेसर इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। फिर वो जल्दी से अपने मिल्क टी और जूस को छुपाने लगती और सोचती कि आज सुबह इसने मुझे क्लास में बहुत ही ज्यादा डांटा था, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जियांग उसके मन की बातें सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि वो जेनी के मन की बातें सुन सकता है और उसके मन की बातें सुन करके वो उसे रुकने के लिए कहता है और उसके धीरे धीरे करीब जाने लगता है। ये देख करके जेनी घबराने लगती है और सोचती है कि मुझे दोनों ड्रिंक में से उसे एक दे देना चाहिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए। और काफी ज्यादा सोचने के बाद में वो उसे जूस देने के लिए डिसाइड करती है, मगर गलती से वो उसे मिल्क टी दे देती है। फिर सोचती है कि जा, मैंने तो गलती कर दी, मिल्क टी तो मुझे पीना था जो कि मैंने उसे दे दिया, अब मैं क्या करूंगी। उसकी मन की बातें जियांग सुन लेता है और कहता है कि मुझे मिल्क टी पसंद नहीं है। ये सुन करके तो जेनी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो खुश होकर के उसे जूस देने लगती है और उसे जूस देते हुए कहती है कि आज के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, अगली बार से मैं क्लास में ध्यान रखूंगी। जियांग भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट करते हुए उसका जूस ले लेता है और अपने रूम में जाकर के सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसकी मन की उटपटांग बातें कैसे सुन सकता हूँ और मेरी शादी तो एक इमेच्योर लड़की से हो गई, उसकी हरकतें तो बच्चों जैसी है। इधर आधी रात में जेनी की जब आंख खुलती है तो वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे जियांग दिख जाता है, जिसे छुप करके वो देखने लगती और कहती कि आय हाय ये कितना स्मार्ट है, ये तो एकदम चॉकलेटी बॉय जैसा दिख रहा है। इतने में जियांग उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं। ये सुन करके तो जेनी का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो तुरंत ही सोने का बहाना करके अपने रूम में भाग जाती है। अगले दिन जेनी अपने फ्रेंड से सेलो टीचर के बारे में बात करती हुई जा रही थी, क्योंकि उसे आने वाले कॉम्पिटिशन में भाग लेना था, इसीलिए उसे सेलो टीचर की जरूरत थी। वही कार में बैठा जियांग इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और समझ जाता है कि जेनी पियानो सीखना चाहती है, इसीलिए वो घर जाकर के उसके लिए म्यूजिक सेलेक्ट करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर के बाद में वापस आकर के जेनी से पूछता है कि आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई थी। ये सुनकर के तो जेनी हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि ये तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे, फिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं क्लास में अब्सेंस थी। जेनी कुछ बोलती नहीं है और पियानो की प्रैक्टिस का बहाना बना करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। अगले दिन जेनी फिर से जियांग की क्लास में बैठ करके उसे देखते हुए अपने नॉवेल की कहानी लिखने लगती है। जियांग उसे फिर से नोटिस कर लेता है और पूछता है कि बताओ कि मैं भी किस टॉपिक पर बोल रहा था। इस बार भी उसके पास वाला लड़का उसे धीरे से बताने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर के जेनी सही जवाब दे देती है, जिस पर जियांग कुछ भी नहीं बोल पाता है और उसे बैठने के लिए कह करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेनी के क्लासमेट आपस में बात कर रही होती कि हमने सुना है कि हमारा हीरो प्रोफेसर शादीशुदा है और उनके बारे में अफवाह है कि उन्होंने सीक्रेट मैरिज की है। आखिर वो किस्मत वाली लड़की कौन है जिसके ऊपर प्रोफेसर का दिल आ गया है। तभी वहाँ पर जेनी का फोन बजता है, जो कि वही टेबल पर रखा हुआ था, जिस पर जियांग नाम लिख करके आ रहा था, जिसे देख करके वो दोनों कहने लग जाते हैं कहीं हमारा प्रोफेसर जियांग तो नहीं है और जेनी उनकी सीक्रेट वाइफ तो नहीं है। यही सब सोच कर वो दोनों फोन रिसीव करने वाली थी, तभी जेनी भागती हुई आकर के अपना फोन ले लेती है। तो वो दोनों पूछती कि कौन जियांग है, कहीं अपना प्रोफेसर तो नहीं है। तो जेनी इस बात को टालते हुए झूठ बोल देती कि नहीं नहीं ये तो मेरे दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम भी जियांग है। इतना कह करके वो जियांग से टेक्स्ट में बातें करते हुए उससे मिलने के लिए चली जाती है और धीरे से उसी कार के बाहर खड़ी होकर कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। तो जियांग कहता है कि आप तुम बाहर ही खड़ी रहोगी या फिर अंदर भी आओगी, जिस पर जेनी हेलमेट पहने हुए कार में बैठ जाती है। तो जियांग उससे कहता है कि क्या कार में इस तरीके से हेलमेट पहन करके चलते हैं। ये सुनकर के फौरन से हेलमेट निकाल देती है और उसके हाथों को देखते हुए कहने लग जाती है कि इसके हाथ कितने हॉट लग रहे हैं। और यही सब सोचते हुए और उसे देखते हुए वो उसके साथ में नॉवेल के रोमांटिक ख्यालों में खो जाती है। तभी जियांग उसे बताने लग जाता है कि आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तुम्हें याद कर रहे थे और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जेनी मन में सोचती है क्या अभी मिलना चाहते हैं, मैंने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं। जियांग उसकी मन की बातें सुन लेता है और उसे शॉपिंग पर ले जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के लिए शॉपिंग करने के बाद में जेनी से नए कपड़े खरीदने के लिए कहता है। ये सुनकर के जेनी काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद में वो अपने लिए कपड़े पसंद करने लगती है और जब उसे पहन करके बाहर आती है तो जियांग उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि
जेनी इस समय बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिसके बाद में जियांग उसे अपने घर लेकर के चला जाता है, जहाँ जियांग अपनी माँ से बताता है कि सारे गिफ्ट्स आप लोगों के लिए जेनी ने पसंद किए हैं। ये सुनकर के उसकी मदर जेनी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद में सभी लोग बैठ करके साथ में खाना खाने लगते हैं, जहाँ जियांग का छोटा भाई भी होता है और सभी लोग काफी खुश लग रहे होते हैं और उनकी खुशी देख करके जियांग के माता पिता भी काफी खुश होते हैं। जहाँ जियांग की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि जियांग एक दिन जेनी को बहुत पसंद करने लगेगा, और देखो आज वो दोनों कितने खुश लग रहे हैं। अब खाना पीना खत्म होने के बाद में जियांग जेनी को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसे उसके हॉस्टल के पास में छोड़ देता है। जेनी जब अंदर जाती है तो उसकी रूममेट उसे बताती है कि अभी हमारे कॉलेज में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो तुम्हें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जेनी कहती है कि मैं उतनी भी सुंदर नहीं हूँ जो कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लूंगी। ये सुनकर की उसकी क्लासमेट्स उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करने लगती है, जिस पर जेनी मोटिवेट हो जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जेनी क्लास में लेट पहुंचती है और चुपके से अपनी सीट पर बैठने जा रही होती है, तभी जियांग उसे देख लेता है और देर से आने की वजह पूछता है। जेनी कुछ बता नहीं पाती है तो वो उसे सजा देता है कि क्लास खत्म होने के बाद में सभी लोग घर चले जाएंगे मगर तुम यहीं रहोगी और घर नहीं जाओगी। जेनी कहती कि ठीक है और जा करके अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब जेनी को देख करके बगल वाला लड़का काफी ज्यादा शर्माने लगता है, जिसे देख करके वो सोचती कि आखिर इतना क्यों शर्मा रहा है। खैर मुझे इससे क्या, वैसे इसने मेरी 2 बार मदद की थी इसलिए मैं इसे मिल्क टी ऑफर करूंगी। इधर जियांग उसके मन की बातें सुन लेता है और उसके जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है कि आखिर मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकती है, और इसी जेलेसी के कारण वो कहता है कि आज मैं सबकी सीट चेंज करवाऊंगा। इतना कह करके वो जेनी को आगे वाली सीट पर शिफ्ट कर देता है। अब आगे बैठ करके जेनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती और सोचती कि वो लड़का कितना अच्छा था जो कि मेरा हर बार साथ देता था। ये सुनकर के तो जियांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़की को सीधा खिड़की वाली सीट पर भेज देता है, यानी कि जेनी से बहुत दूर। अब जेनी आगे बैठ तो जाती है और लेक्चर सुनते सुनते सो जाती है। क्लास ओवर होने के बाद में सभी लोग घर चले जाते हैं तो जियांग उसके पास जाकर के पूछता है कि क्या तुम रात भर सोती नहीं हो जो कि तुम यहाँ पर सो रही हो। उसकी आवाज सुनकर के जेनी उठ जाती और कहती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जियांग उससे कहता है कि देखो ये मेरा क्लास है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास में सोओगी, तुम्हें अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। तो जेनी कहती कि मैं समझ गई, मुझे अभी बहुत काम है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर के अपने पियानो की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसके पास में उसके सीनियर का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए क्लब बुलाता है, जहाँ वो लोग जेनी को बुली करने लगते हैं। और बुली करने का कारण ये था कि किसी ने जेनी को प्रोफेसर के साथ में देख लिया था और सबको बता दिया था कि जेनी प्रोफेसर की सीक्रेट वाइफ है, और इस बात से सभी जेलस हो गए थे कि गरीब लड़की आखिर इतने अमीर प्रोफेसर को कैसे फंसा सकती है। और इसी जलन में आकर के वो लोग उसे बुली करते हुए ड्रिंक करा देते हैं और उसे बदनाम करने के लिए एक ठरकी बुजुर्ग आदमी के हवाले कर देते हैं, जहाँ वो ठरकी जेनी के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। इधर जियांग को जेनी की रूममेट पूरी बात बता देती है, जिसे सुनकर के वो भागते हुए जेनी के पास पहुंचता है और उस ठरकी से जेनी को बचा लेता है और सबको समझाते हुए जेनी को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ नशे में धुत जेनी प्रोफेसर को सेड्यूस करने लगती है। तो यहाँ पर जियांग भी बहक जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। अगली सुबह जेनी की जब आँख खुलती है तो वो सोचती है क्या सच में जियांग ने उसे किस किया था। फिर उसे लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, मैं बस सपना देख रही थी। मगर धीरे धीरे करके उसे सारी चीजें याद आने लगती और वो समझ जाती है कि प्रोफेसर ने उसे बचाया था और कार में उसे किस किया था। जिसके बाद में वो बाहर जाती है, जहाँ उसका देवर उसे मिल जाता है जो कि सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, जिससे कि जेनी बातें करने लगती। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे एक बुक देते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। ये सुनकर के वो कुछ सोचने लगती है और अपना बैलेंस चेक करने लगती है। इतने पर जियांग उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। 1 मिलियन देख करके तो जेनी चौंक जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। ये सोच रही है कि उसके पास इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए। जियांग कहता है कि घबराओ मत, ये पैसे मैंने ट्रांसफर किए हैं। जेनी सोचने लग जाती है कि आखिर ये मुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है, कहीं ये मुझे तलाक देकर के छोड़ने वाला तो नहीं है। तभी उसका भाई भी ये बात सुन लेता है और कहता है कि भाई आपने इसे इतने पैसे क्यों दिए, इसे इतने पैसों की क्या जरूरत है। ये सुनकर के जियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो, वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने भाई को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए वो उसे खुश करने के लिए कहता है कि आज रात का खाना मैं बनाऊंगा अपने हाथों से, तो घर टाइम पर आ जाना, साथ में बैठ करके खाएंगे। ये सुनकर के जेनी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद में वो अपने हॉस्टल चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त उससे पूछती कि ये बताओ कि तुम्हारा प्रोफेसर के बीच में क्या चल रहा है, क्या आखिर तुम्हारा प्रोफेसर के साथ में रिश्ता क्या है, जो कि पूरी कॉलेज में तुम दोनों की फोटोज वायरल हो रही है। अब तो यहाँ पर जेनी फंस जाती और फटाक से झूठ बोल देती कि वो तो मेरे दूर के अंकल है। अंकल शब्द सुनकर के तो वो सभी हैरान रह जाती है, लेकिन बाद में मान जाती कि हो सकता है कि वो इसका अंकल हो। जिसके बाद में वो सभी मिलकर के उस सीनियर को सबक सिखाने का प्लान बनाती है, जिसने की जेनी के साथ में बदतमीजी करने की हिम्मत की थी, और जाकर के उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाती है, जहाँ जेनी भी उसे एक चाटा लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी मुझे बदनाम करने की। जिसके बाद में पुलिस को बुला करके उसे पुलिस के हवाले कर देती है। तभी वहाँ पर जियांग उसे पिक करने के लिए आ जाता है और उसके कारनामे को देख करके उसे शाबाशी देने लगता है, जिसे सुन करके जेनी काफी खुश हो जाती है। फिर रास्ते में वो उससे पूछती कि ये बताइए कि आपने मुझे 1 मिलियन गलती से भेज दिया था ना, अगर आपको इस बात का अफसोस हो रहा है तो मैं
उसे वापस दे सकती हूँ, मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जियांग कहता है कि क्या बोल रही हो, मैंने वो पैसे तुम्हें बहुत प्यार से दिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो फिर किसे दूंगा। इतना ही नहीं, जल्दी से उस पैसे को खत्म करो, इस बार मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। यही सब बात करते हुए वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन जियांग जेनी को एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ रास्ते में जियांग को उसकी पुरानी क्लासमेट लिन मिल जाती है, जो कि प्रेजेंट टाइम में एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। और वो जियांग को जेनी के साथ में देख करके पूछती कि ये कौन है। यहाँ पर जेनी सोचने लग जाती कि हो सकता है कि जियांग ये बात झूठ बोलती कि मैं उसकी कोई भी नहीं लगती हूँ, मगर जियांग तो जेनी को अपने क्लोज खींचते हुए बताता है कि मेरी वाइफ है। इतना कह करके वो जेनी को अपने साथ लेकर के चला जाता है और लिन तो उसे देखती ही रह जाती है। पीछे से जियांग का छोटा भाई भी आ जाता है, जहाँ तीनों मिलकर के साथ में खाना खाने लगते हैं। अब अगले दिन जियांग अपने लैब में होता है, जहाँ उसे अंकल नाम से एक पार्सल रिसीव होता है, जिसे देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं। इस बात पर जियांग की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि सारे जूनियर्स उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। इस बात से गुस्सा होकर के वो जेनी को कॉल करता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ क्या। जेनी तो समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों है, इसीलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहती कि मैंने तो बस मजाक किया था। मगर जियांग का गुस्सा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा होता है, जहाँ वो उसे पनिशमेंट देते हुए कहता है कि अब तुम क्लास में ध्यान दोगी और जो कंपटीशन के सारे नोट है वो भी मुझे जल्दी कंप्लीट करके दिखाओगी। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है, जिस पर जेनी काफी दुखी हो जाती है और क्लब में जाकर के ड्रिंक करने लगती है। तभी उसके पास में एक्ट्रेस लिन आती है और वो जेनी को ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर वो पी लेती है। जिसके बाद तो लिन उसे एक के बाद एक कई प्रकार के ड्रिंक बना करके देने लगती है, जिसे जेनी अधाधुंध पीने लगती है और पीते पीते नशे में धुत हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। इतने में जियांग का भाई भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि लिन को देख करके उसे पहचान जाता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर लिन उसे भी अपनी बातों में उलझा करके काफी ज्यादा ड्रिंक करा देती है और नशे में धुत होकर के वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देख करके तो लिन काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो जियांग के भाई को बेहोश नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे मदहोश करके उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। पर यहाँ पर सारा मामला उलट हो जाता है, इसलिए वो खुद ही जियांग को कॉल करके सारी बातें बता देती है, मगर ये नहीं बताती कि उसे नहीं दोनों को पिलाया था। कुछ देर के बाद में जियांग वहाँ पर आता है तो लिन उसे बताने लगती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लोग खुद ही ज्यादा पी लिए थे तो मैंने देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पर जियांग लिन को थैंक्स करता है और अपने भाई को वहीं पर छोड़ करके जेनी को साथ में लेकर के चला जाता है और घर ले जाकर के उसे बिस्तर पर लेटा देता है। जेनी तो यहाँ पर नशे में धुत थी, इसीलिए वो उसे सीड्यूस करने लगती। फिर होना क्या था, उन दोनों के बीच में एक प्यारी सी किस होती है। यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है, पर जियांग को लगता है कि अभी ये होश में नहीं है, इसीलिए वो उसे छोड़ करके बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद में नौकरानी आकर के बताती है कि जेनी के पेट में दर्द है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जियांग उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ वो उसकी अच्छे से देखभाल करता है। जेनी की जब आँख खुलती तो जियांग को अपने हाथ पर किस करता हुआ देख करके हैरान हो जाती और वापस से सोने का नाटक करने लगती है। कुछ देर के बाद में जेनी उठती तो जियांग उससे पूछता है कि अब तबीयत तुम्हारी कैसी है, तो वो बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जियांग उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हें ड्रिंक करना होगा तो तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर के जेनी को सोचने लगती है, फिर कहती कि नहीं नहीं, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद में जेनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है, जहाँ उससे मिलने के लिए लिन पहुंच जाती है और पूछती कि तुम तो राइटर हो ना, मैंने तुम्हारी बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, तुम्हें पता नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ। ये सुनकर के तो जेनी काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद में लिन उससे कहती कि अब तुम्हें तुम्हारी नए बुक में प्रोफेसर जियांग की जगह कुछ नए स्मार्ट कैरेक्टर्स को जोड़ने की जरूरत है, ताकि लोगों को तुम्हारी बुक पढ़ करके और भी ज्यादा इंटरेस्ट है। लिन की बातों को सुनकर के जेनी काफी इम्प्रेस हो जाती है और नए कैरेक्टर की तलाश में वो मैच देखने के लिए चली जाती है, जहाँ एक से बढ़कर के एक स्मार्ट प्लेयर खेल रहे होते हैं। वहीं जियांग भी मैच देखने के लिए गया होता है, जिसे देख करके जेनी छुपने लगती है, मगर जियांग उसे देख लेता है और उसके मन की बातें भी सुन रहा होता है। जहाँ जेनी सारे स्मार्ट प्लेयर्स को देख करके मन ही मन में अपने बुक के लिए किरदार सेट कर रही थी और मन ही मन उन सारे प्लेयर्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी। ये सब सुनकर के तो जियांग के जेलीसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसके पास जाकर के कहता है कि अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। तो जेनी उसकी बात मान करके उसकी कार में जाकर के बैठ जाती है और पूछती है कि आप मुझसे गुस्सा है, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने पर उसका असिस्टेंट कहने लग जाता है कि बॉस आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप तो गुस्से में थे ना, बल्कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। असिस्टेंट की बात सुनकर के जेनी उसे देख करके मन में सोचने लग जाती है कि कितना स्मार्ट लग रहा है, ये भी मेरी बुक का हीरो बन सकता है। जियांग फिर से उसकी मन की बात सुन लेता है और गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि कल से तुम अपने यूनिफॉर्म में आना, कैजुअल ड्रेस में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद में वो सभी घर चले जाते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता है और जेनी की कंपटीशन के दिन आ जाता है, जहाँ जेनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। वहीं पर उसकी कॉम्पिटिटर भी होती है, जिसका जेनी के साथ में कंपटीशन था और वो भी जियांग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। और यहाँ पर वो जियांग को देख करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है, जिस पर जियांग उसे साफ शब्दों में कह देता है कि मैं शादीशुदा हूँ और जेनी मेरी वाइफ है। दूसरी तरफ जेनी अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती है, जिसे सुनकर के टीचर और जजेस काफी खुश हो जाते हैं और जेनी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिससे कि जेनी कॉम्पिटिशन जीत जाती है। और जीतने के बाद में वो सीधा जियांग के पास जाती
जाती है जहाँ जियांग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है और बहुत प्यार से उसे किस करता है। किस पा करके तो जेनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जियांग उसे घर लेकर के चला जाता है। घर जाने के बाद में वो जेनी से कहता है कि चलो एक टास्क तो पूरा हो गया, अब जल्दी से दूसरा भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि इन सभी चक्कर में तुम कई दिन स्कूल नहीं गई हो। मैं वो सारे टास्क तुम्हारे घर पर ही कंप्लीट करवा दूंगा। जिस पर जेनी उसकी बात मान लेती है और कॉपी किताब लेकर के उसके पास चली जाती है और स्टडी करने के लिए बैठ जाती है और जो भी कुछ छूटा था सब कुछ कंप्लीट कर लेती है। और कंप्लीट होने के बाद में वो जियांग से कहती है कि प्रोफेसर साहब इस एक्स्ट्रा क्लास के कितने फीस हो गए। तो जियांग कहता है कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। इतना कह करके उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। अगली सुबह जेनी फीस के बदले पहले किस के बारे में सोच करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो उसका फर्स्ट किस था और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया था, इसीलिए वो दोबारा से भी करना चाहती थी। वही जियांग पास में बैठ करके सोच रहा होता है कि लगता है कि ये भूल गई कि जब वो नशे में थी तब उसने जियांग को किस किया था। जियांग सोचता है कि छोड़ो भूल गई तो कोई बात नहीं, और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ गई। ये सुनकर के जेनी अपनी वेडिंग रिंग खोजने लगती है, जो कि काफी कम प्राइस की सिंपल सी थी, जिसे देख करके जियांग कहता है कि रहने दो, इसे मत पहनो, चलो मैं तुम्हें दूसरी वेडिंग रिंग दिलवाता हूँ। तो जेनी कहती है कि रिंग तो रिंग होता है, इसमें सस्ता और महंगा क्या होता है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मगर जियांग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे जबरदस्ती लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसे एक बहुत सुंदर सी एक्सपेंसिव रिंग दिलाता है। जिसके बाद में वो घर आकर के रिंग की फोटोज को सोशल प्लेटफॉर्म पर पब्लिक कर देता है। अगले दिन जेनी जब क्लास में जाती है तो वो देखती है कि लोग उसके प्रोफेसर की किस वाली फोटो को देख करके उन दोनों के रिश्ते के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद में जियांग क्लास में आता है और सबकी कानाफूसी को देखते हुए मैटर को क्लियर करता है और सबको अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा करके कहता है कि अब से मैं शादीशुदा हूँ और जेनी मेरी वाइफ है, तो अब से जेनी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद में घर जाकर के जियांग अपने मैरिज सर्टिफिकेट को सोशल प्लेटफॉर्म पर पब्लिक कर देता है, जिसे देख करके उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज इसने अपनी शादी को पब्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसने जेनी को एक्सेप्ट कर लिया है और उससे प्यार भी करने लगा है। इधर रात में जेनी जियांग के पास जाती है, जहाँ वो दोनों जी भर के किस करते हैं और किस करते हुए एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं। अगले दिन दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं, जहाँ रास्ते में जेनी रात की बातें सोच कर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और कुछ देर के बाद में जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसे वहाँ पर उसकी टीचर मिल जाती है, जो कि उसे बताती है कि आगे की स्टडी कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1 साल के लिए अब्रॉड जाना होगा। ये सुनकर के जेनी बहुत दुखी हो जाती है कि आखिर मैं इतने दिन तक जियांग के बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं तो जियांग के बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। और वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे लिपट करके रोने लगती है। जियांग तो जानता था कि आखिर वो क्यों रो रही है, इसीलिए उसे समझाने लगता है कि उसका अब्रॉड जाना उसके करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं चाहती तो उसकी सारी स्टडी और सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। जेनी जाना तो नहीं चाहती थी, मगर जियांग की बात मान करके वो चली जाती है और फिर धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। और जब जेनी वापस आती है, जहाँ एयरपोर्ट पर उसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं, वहीं जियांग भी खड़ा होता है, जिसे देख करके जेनी बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर चली जाती है। और इसी के साथ में इस ड्रामे की एक बार हैप्पी एंडिंग होती है।